हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बॉन्डिंग के एक अगले फेज में पहुंच रहे हैं और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमने आयनिक कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मेशन में हीट और एनर्जी का क्या रोल है और किस किस टाइप की एनर्जी का क्या रोल है। साथ ही साथ आयनिक कंपाउंड से जुड़े एक टॉपिक की भी बात हम लोगों ने बहुत स्पेशल पॉइंट पे रखा है और वो है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी आयनिक कंपाउंड के लिए। दरअसल वो ये डिसाइड करता है कि कोई आयनिक कंपाउंड स्टेबल कितना है, वो भी आप लैटिस से ही डिफाइन करते थे। और लैटिस क्या है वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। तो आई होप कि आप सबने पहले जितना भी लेक्चर है पुराना वो सब अच्छे से रिवाइज डेली करते होंगे। और ये बात इम्पॉर्टेंट है, जितना आप पुरानी चीज़ें अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर रखेंगे उतना आप नए टॉपिक को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चीज़ें ऐसा नहीं कि ये सेपरेट टॉपिक है, सब शुरुआत से आपको पढ़ना है और चूंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है शुरुआत से ही, तो हर एक चीज़ को आप लगातार रिवाइज करते रहें। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हम लोग करने जा रहे हैं और वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। तो किसी सब्सटेंस, किसी आयनिक सॉलिड के सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होने पर क्या कॉन्सेप्ट है और किन किन कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, मैं आज उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ए प्लस बी माइनस, कोई एक ए प्लस एक्स है और बी माइनस है, और ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है जब आप बात सॉल्युबिलिटी की कर रहे होंगे तो आपको एक सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात भी करता हूँ। अब बात जब आप सॉल्वेंट की कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक सॉल्वेंट जो है, दो टर्म होते हैं दरअसल। अभी फिलहाल आपने पूरी चीजें नहीं पढ़ी, मैं इन जनरल आपको समझा देता हूँ। एक बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं इस पे तो बात करूंगा। अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए, पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। अब दरअसल हम जब पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो पोलर कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली पोलर। अच्छा, मैं पोलर का सीधा थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। पोल का मतलब जानते हैं क्या होता है? पोल या डाइपोल। हमेशा किसी सिस्टम में अगर एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस चार्ज एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो डाइपोल बोला जाता है, या आप उस मॉलिक्यूल को पोल बोल सकते हैं, पोलर बोल सकते हैं। ऐसे आप मोटे तौर पे समझ लीजिए। तो पोलर का मतलब जब भी डिफरेंट एटम के बीच बना होगा बॉन्ड तो आप लगभग आप उसको पोलर बोल सकते हैं। पोल मतलब एक पॉजिटिव बात एक निगेटिव बात एक साथ हो जाए तो उसको आप पोलराइजेशन बोल सकते हैं, या डाइपोल बोल सकते हैं, या पोल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नॉर्थ पोल साउथ पोल जानते हैं, तो दो डिफरेंट माइंडसेट। तो आयनिक चूंकि एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल है, तो ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक बात पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पोलर कंपाउंड अगर है कोई, जैसा कि आयनिक कंपाउंड है तो मैं आयनिक की बात कर रहा हूं, तो पोलर कंपाउंड soluble in polar solvent like वाटर। हम वाटर पे ही बात अभी कर रहे हैं, या एल्कोहल, कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए। एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट का भी नाम ले लेता हूँ, लाइक CCl4 या बेंजीन। इस तरह के ये सॉल्वेंट ऐसे हैं जो नॉन पोलर हैं।
इसके डिटेल में मेरे ख्याल से आपको अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो हम बाद में जाएंगे, अभी इस पे घबराना नहीं। आपको मोटे तौर पे ये सोचना है, पहले एक जनरल सेंटेंस निकालना है कि आयनिक कंपाउंड्स जो कि पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट वाटर अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, और जो नॉन पोलर होंगे उसमें इनसॉल्युबल होगा। याद नहीं करना है, सेम नेचर में सॉल्युबल हो जाता है, मतलब ये पोलर है तो पोलर ये भी इसलिए सॉल्युबल हो गया, ये पोलर था लेकिन ये कैसा है, नॉन पोलर, इसलिए इनसॉल्युबल हो गया, मतलब सेम नेचर वाले के साथ घुल मिल जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, किसी भी कंपाउंड का किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबिलिटी देखने का जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर पोलर है तो पोलर के साथ सॉल्युबल होगा, और अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर के साथ सॉल्युबल होगा। अगर अपोजिट होते हैं तो वो इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है, इस पे हमें आज बात करनी है, ठीक है। तो मैं इन सबसे अलग हटकर मैं सिंपली वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने जनरल एस्पेक्ट आपको सबको बता दिया कि जनरल चीजें हमें क्या देखनी होती है, ठीक है। आप पोलर सॉल्वेंट में एग्जांपल्स में वाटर यहाँ लिख सकते हैं, अल्कोहल लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। और यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप CCl4 की बात कर सकते हैं, CS2 की बात कर सकते हैं, बेंजीन की बात कर सकते हैं, और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। अभी आप इसी चैप्टर बॉन्डिंग में सब कुछ पढ़ लेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मोटे तौर पे अभी आपने इसमें मोटे कंक्लूजन में क्या निकाल लिया कि आयनिक कंपाउंड्स जो कि पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। अब मैं इसको इंडिविजुअल कोई आयनिक कंपाउंड आपने लिया A+X एंड B-, और इसको मैं ये देख रहा हूं, हम इसको पोलर सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्युबिलिटी दिखा रहे हैं। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर रहा हूं, मतलब एक इस तरह का मॉलिक्यूल बना, एक तरफ प्लस सेगमेंट होगा, एक माइनस, तभी तो आप पोल बताएंगे। तो सॉल्वेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, प्लस माइनस, ऐसे और भी बहुत सारे माइनस प्लस, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स माइनस प्लस वाले चार्ज के होंगे। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूं कि कोई आयनिक कंपाउंड, इसको जरा ध्यान समझिएगा, जब हम लोग ये बात करते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाए तो उसका मीनिंग क्या है ना, उसका मीनिंग पहले आप समझ लीजिए। मीनिंग का मतलब होता है कि घुल मिल जाना, सॉल्युबिलिटी का मतलब घुल मिल जाना। तो जैसे कि एक कैटायन है, एक एनायन है, तो अभी शुरुआत में क्या है, कैटायन और एनायन ही आपस में बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड है, उन दोनों के बीच आपस में बहुत स्ट्रांग फोर्सेस हैं। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब आप इसके अंदर डिसॉल्व करें तो A+ जो है वो अलग हो जाए और उसके सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह से उसको सराउंड कर लें। माइनस वाला इधर आएगा बिकॉज ये प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, यानी कुछ इस तरह से आप दिखाएंगे कि जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो इसको क्या करता है, सराउंड कर देता है। यानी इसको हम बोलेंगे ये सॉल्वेशन या सॉल्वेटेड कैटायन दिख जाए, यानी इसको बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लेकर बिल्कुल अलग हो गए। और किससे अलग कर दिया, B- से, और B- को कौन लेके आ गया, उसको भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल घेर रहे हैं लेकिन अब पॉजिटिव डायरेक्शन से, है ना। तो ये प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या होगा, ये सॉल्वेटेड एनायन होंगे, ठीक बात। तो ये बात बताई गई कि जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड की किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो उसके सॉल्युबल होने का मतलब पहले समझना है। मतलब ये है कि कैटायन और एनायन दोनों सेपरेट हो जाएं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उन दोनों को सेपरेट करके अपने अपने में इन्वॉल्व कर लें,
इसी को बोला जाता है कि वो घुल मिल गए, है ना। तो एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो घुलना मिलना सॉल्बिलिटी बोला जाता है। तो अब ये बात तो हम समझ गए कि सेपरेट हो जाएं और अलग अलग हो जाएं तो उस आयनिक कंपाउंड को बोलेंगे कि वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वल हो गया। बट ये सॉल्वल होगा कैसे, मैं इस पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैटिस एनर्जी, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सॉल्वेशन एनर्जी। इन दोनों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका सॉल्बिलिटी के अंदर। जब जैसे बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, तो लैटिस तो हमें पता है, लैटिस मैंने पिछली क्लास आपको बताया कि किसी आयनिक सॉलिड के अंदर एक कैटायन और एक एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, और वो अट्रैक्शन जितना स्ट्रांगली रहता है उसी के बेसिस पर लैटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है। या आप कंक्लूजन में ये बोल सकते हो कि कोई भी कैटायन एनायन जितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे उसका लैटिस उतना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या निकलता है कि वो कैटायन और एनायन बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है बिकॉज उसका लैटिस ज्यादा है। तो अगर लैटिस ज्यादा होगा तो बहुत टाइटली बाउंडेड होंगे वो। तो एक चीज तो ये, तो लैटिस आप मेरे ख्याल से सब जानते हैं, लैटिस कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, वो भी आपको पता है। बट ये सॉल्वेशन के बारे में हम लोगों को समझना है। तो सॉल्वेशन का मैं सब समझाता हूं आपको। दरअसल ये जो आयनिक कंपाउंड है, जब इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करता है, जिस समय आप ड्रॉप कर रहे होते हैं, इसको मिलाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव ये इसके नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, इसका पॉजिटिव इसके माइनस वाले सेगमेंट से अट्रैक्ट होगा। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक सॉलिड एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि पोलर है और आयनिक भी पोलर है, तो इनके दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन होगा, जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन से एक हीट बाहर आ जाएगी, एक एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और मैंने ये बात आपको फर्स्ट डे से क्लियर रखी है कि जब भी कभी सिस्टम में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होते हैं तो वहां हीट रिलीज हो जाती है, और जब भी रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं तो वहां पे हीट देनी पड़ती है, यानी वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। लेकिन यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक सॉलिड एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जैसे ही इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और उस एनर्जी को ही आप नाम देते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्लियर बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ आयनिक सॉलिड एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जैसे ही आयनिक सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, तो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ionic solid molecule and the solvent molecule, the energy released during this process is known as solvation energy simply. अब अगर हम बात सॉल्वेशन की जानते हैं तो हीट रिलीज हो जाएगी। अच्छा, इस हीट रिलीज से होगा क्या, मैं फिर समझा दूं आपको। आपसे बोला गया कि जो हीट रिलीज होगी उसको सॉल्वेशन बोलेंगे, बट इन केस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, अगर आप वाटर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो उसी हीट का एक और नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ आ गई, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, एक चीज और, कैटायन का अट्रैक्शन वाटर से जो जैसे यहां हो रहा है सॉल्वेशन, ये हो रहा है ना, अट्रैक्ट कर लिया, तो इसी अट्रैक्शन से हीट बाहर आती है। यहां से अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब बात ये बोली जाती है कि ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ये दोनों मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा हो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि आयनिक सॉलिड पे चार्जेस ज्यादा हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी प्लस चार्ज ज्यादा हो, तो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो सॉल्वेशन भी कुल मिला के
जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, जो आयनिक सॉलिड के चार्जेस हैं, उसी पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेशन होगा। ठीक है, अब जरा सॉल्युबिलिटी का पूरा फिनोमिना आप समझिए। दरअसल यहाँ पे जब भी आयनिक सॉलिड को किसी सॉल्वेंट के अंदर जब आप डिसॉल्व करते हैं तो दो टाइप की एनर्जी का रोल है, एक लैटिस और दूसरा सॉल्वेशन। तो अब आपसे बताया क्या जाता है कि अगर ऐसा हुआ कि सॉल्वेशन एनर्जी जो जनरेट होती है, जो हीट बाहर आती है, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी है किसको ब्रेक करने के लिए, लैटिस को ब्रेक करने के लिए, यानी जो A प्लस और B माइनस जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, अब वही सॉल्वेशन एनर्जी किस काम में आती है, उसके बॉन्ड को सेपरेट करने में, कैटायन और एनायन को सेपरेट करने में, या आप बोल सकते हो कि उसको लैटिस को ब्रेक करने में। तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो उस कंडीशन पर ही कैटायन और एनायन सेपरेट हो पाएंगे और फिर वो सॉल्वेबल हो पाएंगे। बात समझ आ रही? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा हुआ कि सॉल्वेशन कम हुआ और लैटिस ज्यादा हुआ, लैटिस अगर एनर्जी ज्यादा हो गई और सॉल्वेशन इतना है कि वो सफिशिएंट नहीं है, वो उसके जाल को, नेटवर्क को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आयनिक कंपाउंड सॉल्वेबल नहीं होगा। इवन वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो तो बहुत प्राइमरी कंडीशन थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि सॉल्वेशन एनर्जी अगर लैटिस से ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, उसके कैटायन एनायन को सेपरेट कर देगा और कंपाउंड आप बोलेंगे कि वो सॉल्वेबल है। ज्यादा होना चाहिए या इक्वली में भी आप सॉल्वेबल बता सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेशन कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में कंपाउंड इनसॉल्वेबल होगा। क्लियर बात? बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए सॉल्वेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है लैटिस से, तो जितना उसको जरूरत था लैटिस को उतना तो हो जाएगा यूज, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी का फिर क्या होगा? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी दरअसल उस लिक्विड जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं तो कुछ जाएगा ना, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो फिर उस टेम्परेचर राइज में फिर अलग क्वेश्चन जा सकते हैं, तो उसके लिए अलग चैप्टर है, आगे चल के हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल लेकिन सोचना आपको आना चाहिए। तो ये एक दो खास बात, तो मैं इसको पॉइंट वाइज लिख देता हूं। तो यहाँ पे जो बात आपने कंक्लूजन निकाला, तो कंक्लूजन क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आपके पास एक आयनिक सॉलिड है A प्लस एक्स एंड B माइनस, और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है। आप इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इस तरह का मॉलिक्यूल है, आप दिखा सकते हैं सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे दो एनर्जी हैं, लैटिस एनर्जी की बात आप कर रहे हो एंड सॉल्वेशन एनर्जी। तो अगर हम बात करें सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस से, केस फर्स्ट, तो आप बोलेंगे कि ये सॉल्वेबल होगा, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। कौन सॉल्वेबल होगा? आयनिक सॉलिड। और केस सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात आ सकती है कि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन सॉल्वेशन, देन ऐसी कंडीशन में कंपाउंड इनसॉल्वेबल होगा, इनसॉल्वेबल इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने यहाँ पे सीखे कि कैसे लैटिस का और सॉल्वेशन का रोल है किसी आयनिक सॉलिड की सॉल्वेबिलिटी में। ये दोनों अच्छे से आपको समझना है। कंक्लूजन आपने ये निकाल दिया, लेकिन इस कंक्लूजन से पहले लैटिस एनर्जी को डिफाइन अच्छे से कर लीजिए और सॉल्वेशन को भी डिफाइन कर लिया जाए। लैटिस एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मैं पिछली क्लास बता चुका हूं आपको, और सॉल्वेशन एनर्जी भी किस बात पे डिपेंड करेगी, अट्रैक्शन फोर्स पे। तो उसके लिए भी आपको आयनिक सॉलिड पे जो आयंस हैं उनके चार्जेस ही देखने होंगे, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो सॉल्वेशन भी आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। तो अब ये मोटे तौर पे आप समझ पाए कि किसी आयनिक सॉलिड के
सॉल्वेबिलिटी पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल सॉल्वेशन और लैटिस का होता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा फैक्टर, अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड को बोलता हूं कि ये वाटर में सॉल्वेबल है, तो अगर हमने ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पढ़ा है या देखा है कि ये आयनिक सॉलिड सॉल्वेबल इन वाटर, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो लैटिस से ज्यादा है। लेकिन अगर हमने बोला कि कोई कंपाउंड इस वाटर सॉल्वेंट में इनसॉल्वेबल है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि लैटिस ज्यादा होगा और सॉल्वेशन कम होगा, ये हम बता सकते हैं। लेकिन हम किसी कंपाउंड को देखकर ऐसे नहीं बता पाएंगे कि ये सॉल्वेबल हो गया कि नहीं होगा। उसके लिए हमें दो डेटा जरूर होंगे। कौन कौन से? लैटिस भी पता होना चाहिए और सॉल्वेशन भी पता होना चाहिए। जब आपको दोनों डेटा पता होंगे तभी आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये कंपाउंड सॉल्वेबल है या नहीं है। एक बात आप सब लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए, हमें हर एक क्वेश्चन को आंसर नहीं करना होता है। एक तो ये आदत बहुत हम सबके अंदर घर कर जाती है कि हमें क्वेश्चन अगर दिख गया कहीं भी तो हर एक चीज को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक बात है, हम लोगों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना है, सब कुछ पढ़ने के लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूरी हो हर समय देना। उस पर आपको भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ें, और हम लोगों की या साइंस की भी अपनी बाउंड्री है, कुछ जगह आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हमें हर जगह आंसर देने से भी आदत बचना चाहिए। मैं इसका एक और छोटा एग्जांपल देता हूँ। कैसे? जैसे कंपटीशन, जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर में ऐसा नहीं होता है कि आप 100% पेपर ही करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आप 100% पेपर नहीं करते। आपको पेपर दरअसल किसी भी एग्जाम में आप जाओ तो 60-70% में ही आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो भी 70% हो रहा है, और बहुत ज्यादा टॉपर भी आएगा तो वो 80-90% पे आता है। कुछ मेडिकल एग्जाम में अगर आप पहुंच जाओ तो वहां बहुत ज्यादा हो जाता है, बट वो तो टॉपर्स की बात होती है। सिलेक्शन आपका फिर भी 70-80% के अंदर होता है। तो इसका मतलब वहां पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको देने लायक नहीं थे, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। अगर आपको देना है तो वो दे सकते हैं आप। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस इसलिए भी पेपर में दिए जाते हैं ताकि आप उन क्वेश्चन में फंसे और अपना टाइम बर्बाद करें, ठीक है ना। और टाइम बर्बाद करके जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी बर्बाद करें। तो अल्टीमेटली उनका एम ये भी होता है कि आप किसी तरह से अपने पेशेंस को कैसे रिटेन करते हैं, वो लूज ना हो आपका पेशेंस। मैंने क्वेश्चन कोई टफ देखा, आप पूरा सब कुछ छोड़ के अपना दूसरे काम में लग गए और उस क्वेश्चन के पीछे पड़े। तो किसी एक अच्छे क्वेश्चन के आ जाने से ये तय नहीं हो जाता कि आपका सिलेक्शन होगा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। और तय कैसे होता है? तय तब होता है जब आप अच्छे बुरे, हायर लेवल, लोअर लेवल, हर टाइप की सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे मैनेज करके मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट दें, ये एग्जाम है और यही रिजल्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि आज हमने, जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी शुरुआत है, तो आप पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और ये एनर्जी 4 दिन आपने लगाया, फिर कहते नहीं अब 3 दिन हम आराम करें, बहुत थक गए, तो वो सब बेकार हो जाएगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, हमें लगातार तब तक काम करना होगा जब तक हम अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचते हैं, जब तक हमें उस पॉइंट पे जिस चीज को लेकर हम अपना संघर्ष कर रहे हैं वो खत्म ना हो, तब तक हमें एक रेगुलर काम करना होता है, लगातार उस पर काम करना होता है। हाँ, ये अलग बात है आप उसकी स्पीड तय कर लें अपने हिसाब से कि हम इतने इतने करके चलेंगे, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेंगे, ग्राफिकल ग्राफ जो बात हो हम बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 दिन बहुत आप सर ने बोल दिया है तो आज दिखा देते टेस्ट में नंबर लाके, और नंबर आज लाए, सर से तारीफ भी करवा ली, खुश भी हो गए, 4 दिन बाद आप कहा सर आप बात मत करिएगा हमसे, अब मैं नंबर नहीं लाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए ओवरऑल पूरी प्लानिंग आपको करनी होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये बात हम लोगों ने लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी के थ्रू समझ लिया कि किसी आयनिक कंपाउंड को कैसे आप सॉल्वेबल दिखा पाते हो, किन टर्म कंडीशन में दिखा पाते हो। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने बहुत प्राइमरी बात पढ़ी थी कि पोलर चीज पोलर में सॉल्वेबल हो जाए, वो हर कंडीशन में सही नहीं होती। हाँ, 99% सही होता है, बट इन सब केसेस को भी ध्यान रखना होता है। अब हम लोग एक बात आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो
जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि लिखा होगा सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो सिंपल सी बात है कि उसका सॉल्वेशन क्या होगा, लैटिस से ज्यादा होगा। और अगर वो इनसॉल्युबल है तो आप क्या बोल दोगे कि उसका सॉल्वेशन कम होगा, लैटिस ज्यादा होगा। तो ये सेंटेंस आप बता सकते हो। अब हम लोग एक बात और आगे बढ़ाना चाहते हैं इसी सॉल्वेबिलिटी को लेकर, और वो हम बात करेंगे कंपैरिजन। हम क्या दो डिफरेंट आयनिक सॉलिड को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा सॉल्वेबल हो गया और कौन कम सॉल्वेबल हो जाएगा। इस पे भी कुछ प्लान करते हैं। सॉल्वेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा इसको हम लोग बहुत अलर्ट होके पढ़ें, क्योंकि ये भी बहुत डिफरेंट इश्यूज पे काम करता है। जब भी हम बात करेंगे कि किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर लिखा जाए, तो मैं पहले दो टाइप के एनर्जी का रोल है, एक क्या है लैटिस और दूसरा क्या है सॉल्वेशन। तो अगर हम सॉल्वेबल ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है ना, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो हम ये चाहेंगे कि लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा सॉल्वेबिलिटी होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूल हो गया। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि लैटिस जितना कम होगा सॉल्वेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो लैटिस को अगर आपको सॉल्वेबिलिटी बढ़ानी है तो इसको कम करना होगा। तो जिस भी आयनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी कम है वो सॉल्वेबल ज्यादा होगा। ये सिंपल सा ट्रेंड बनता है, ये तो दिमाग में आपके सेट हो गया। अगर कोई बोले कि ये चार कंपाउंड हैं, इन चारों आयनिक सॉलिड की लैटिस डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हैं, आपको सॉल्वेबिलिटी कंपेयर करना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक दूसरी बात पे मैं आता हूं। दूसरी बात यह है कि सॉल्वेशन एनर्जी, अगर आप सॉल्वेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में सॉल्वेबिलिटी तय करें तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगा उतना ज्यादा सॉल्वेबिलिटी होगा। ये बात भी समझ में आ रही होगी, ये डायरेक्टली रिलेट कर रही। और लैटिस एनर्जी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। तो अगर आप सॉल्वेशन किसी का ज्यादा है, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आप बोल सकते हो कि सॉल्वेबिलिटी ज्यादा है। ठीक। अच्छा, अब लैटिस एनर्जी जो है वो तो प्योर आयनिक कंपाउंड का होगा और सॉल्वेशन एनर्जी भी तो आयनिक कंपाउंड की ही है। अब हमें ये थोड़ा सा डाउटफुल क्या होगा, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सॉल्वेबिलिटी का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो लैटिस से करना पड़ेगा हमें कि सॉल्वेशन से करना होगा। मैं इसका कारण बताता हूं आपको क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि इसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो मैं उसी पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, तो मैंने इसीलिए इसी एग्जांपल को ले लिया। तो ये सभी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो बेरिलियम +2 और OH- इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसका अपना लैटिस है। तो अगर मैं इन सब के लैटिस की बात करता तो लैटिस एनर्जी कैसे चेक की जाएगी वो हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। लैटिस कैसे देखा जाता था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Q1 Q2/r², ये बात पता है आपको। तो आप अगर देखो तो इनमें OH- तो कॉमन है, तो लैटिस में हम क्या देखते हैं कि जितना ज्यादा छोटा चार्ज होना चाहिए, R की वैल्यू छोटी होगी, तो बेरिलियम का क्या है, लैटिस ज्यादा होगा और नीचे आने पे लैटिस क्या होगा, कम हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप इसको देखें तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, यानी डाउन द ग्रुप जाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी लैटिस की अगर हम बात करें तो लैटिस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, छोटे चार्ज है, लेकिन जहां बेरियम आएगा तो बहुत बड़ा साइज होगा तो वहां अट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर लगातार लैटिस एनर्जी घट रही है यहाँ पे तो सॉल्वेबिलिटी क्या होगा, लगातार बढ़ जाएगा।
ये आप इससे सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि अगर मैं लैटिस को केवल कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन ये गलत बात है, हम केवल एक से कंपेयर नहीं कर सकते, हमें सॉल्वेशन का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर मैं केवल इन सब में केवल लैटिस की बात करता, तो लैटिस देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस पे होगा और सबसे कम इसका होगा। कैसे होगा मैं फिर रिपीट कर दूं, OH माइनस कॉमन है, लेकिन इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी, +2 चार्ज तो कॉमन है। अब डेंसिटी का मतलब जितना छोटा साइज होगा तो उस पर प्लस चार्ज होगा तो ज्यादा डेंस होगा, तो डेंस इस पे सबसे ज्यादा होगा तो इसका अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो लैटिस भी इसका ज्यादा होगा। तो नीचे आने पे लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लगातार घटेगी। अगर लैटिस एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये मैंने किस बेसिस पे बताया है, लैटिस एनर्जी बेसिस पे। लेकिन यहीं पे मैं दूसरी बात समझा देता हूं। अब हम यहां पे आ जाते हैं और वो बात करते हैं सॉल्वेशन एनर्जी की। अब जरा आप सॉल्वेशन की बात करो तो सॉल्वेशन में क्या होता है, अब सॉल्वेशन में भी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। जितना चार्ज डेंसिटी होगा अट्रैक्शन उतना तेज होगा और उतनी ज्यादा हीट बाहर आएगी और ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेशन होगा। ये क्लियर, मैं फिर रिपीट कर दूं बात, एक बार और बोल देता हूं। पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी के साथ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज्यादा हीट बाहर आएगी। अब जब आप इसकी बात करोगे तो यहां भी OH माइनस तो कॉमन था, तो बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2 एंड बेरियम +2, इन सब में चार्ज डेंसिटी इसी की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा डेंस होगा, तो अट्रैक्शन भी इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा, तो सॉल्वेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। और नीचे आने पे सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी नीचे आने पे डिक्रीज कर रही है तो सॉल्बिलिटी क्या होना चाहिए, घट जानी चाहिए। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया दोनों पे, यानी जब आपने लैटिस से कंपेयर किया तो सॉल्बिलिटी इनमें बढ़ रही है, और जब आप सॉल्वेशन पे आ रहे हैं तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, सॉरी सॉल्वेशन के बेसिस पे जब आप आ रहे हैं तो सॉल्बिलिटी यहाँ पे घट रही है, यानी उस हिसाब से सॉल्वेशन इसका होगा। लेकिन फिर बात समझा देता हूं, गड़बड़ यहाँ पे क्या है, और अब हम दोनों में से कौन सा फैक्टर कब तय करेंगे, ये थोड़ा समझने वाली बात है। एक बात पहले मैं समझा दूं आपको, दरअसल जो सॉल्वेशन वाली बात है और जो लैटिस वाली बात है, हम कौन सा फैक्टर कहां पे लाएंगे उसको लेकर जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग सीखें। तो एक करके मैं उसको उसी पे आता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। दरअसल दो चीजें हैं, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जब हम बात लैटिस की करते हैं, लैटिस एनर्जी की जब बात करते हैं, तो दरअसल लैटिस हमेशा आप कैटायन और आयन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको लेकर करते हैं, और ये हमेशा तभी वैलिड होता है जब स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन हो। मतलब जब भी आप कैटायन और एनायन को स्मॉलर साइज में देखेंगे, बहुत कंपेरेबल साइज होना चाहिए, आप लिख सकते हैं कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अच्छा, हालांकि यहाँ पे एक डिबेट जरूर रहेगा कि हम कौन कंपेयर करेगा कि किस रेंज पर है, वो हमें बात की बात है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन हम कंपेरेबल माने कि कैटायन जितना बड़ा हो उतना ही लगभग लगभग एनायन अगर बड़ा हो, तो उस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स की बात आप कर सकते हो। और ऑब्वियस बात है कि एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा है और उनके बीच बोला जाए अट्रैक्शन है, तो ये कौन सा अट्रैक्शन है, तो लगभग समानता वाले लोगों के बीच अट्रैक्शन होगा ना ये। तो कैटायन और एनायन के बीच लगभग कंपेरेबल साइज होना चाहिए। तो अगर कंपेरेबल साइज है तभी लैटिस एनर्जी को हम लोग यहाँ पे पॉइंट करेंगे, और लैटिस एनर्जी के बेसिस पे ही सॉल्बिलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला केस ये मैंने यहाँ पे फिर बात समझा दी, यानी लैटिस को आप कहाँ देख रहे होगे, जहां पर कैटायन और एनायन का साइज लगभग कंपेरेबल एक जैसा हो और वहां अट्रैक्शन को आप कुछ बोल सके।
लेकिन जस्ट अपोजिट बात अब मैं कर रहा हूं। अगर हम सॉल्वेशन की बात करें तो सॉल्वेशन एनर्जी कैटायन और एनायन जो आयनिक सॉलिड जब है उसके अलग होने के बाद भी गवर्न करता है। मतलब जब कैटायन और एनायन सेपरेट हो गए तब भी अट्रैक्शन से हीट बाहर हो रही होती है। तो दरअसल सॉल्वेशन तब तक डिफाइन नहीं हो पाता है जब तक आयनिक कंपाउंड सेपरेट ना हो जाए। तो आप सॉल्वेशन की बात तब करेंगे जब कभी भी आयनिक सॉलिड लैटिस बहुत स्ट्रॉन्गर ना बने। तो लैटिस स्ट्रॉन्गर कब नहीं बनेगा? जब कैटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल ना हो, मतलब बहुत बड़ा और छोटा हो, ऐसा हो। तो अगर आपके पास किसी आयनिक सॉलिड में कैटायन बड़ा और एनायन छोटा, इस तरह से साइज गैप ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन पे आप ये मानते हैं कि इसका लैटिस बहुत अच्छा नहीं है, और तब हम लोग पूरे टॉपिक को कहां शिफ्ट कर देते हैं? सॉल्वेशन के बेसिस पर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये केस सेकंड की मैं बात कर रहा हूं। इफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन is not comparable or large difference in size, तो ये एक दूसरा फैक्टर, तब हमारे पास कौन सा फैक्टर आता है? सॉल्वेशन एनर्जी का। यानी अगर डिफरेंसेस साइज के बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप सॉल्वेशन एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट में दोनों के लेकर एक बात करता हूँ। अब जब मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे बात कर लेते हैं पहले, तो दरअसल क्या होता है, इन हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, सिंपल सा सिंगल और डबल एटम वाले जो आयन्स होते हैं वो कंपेरेबल साइज के होते हैं कैटायन आयन से। तो ये हमेशा इस तरह के केस में लैटिस फैक्टर डोमिनेंट होगा, और लैटिस फैक्टर डोमिनेंट होने का मतलब यहाँ पे लैटिस नीचे डिक्रीज करता है और सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ये करेक्ट वाला पाथ होगा हमारा। तो ये इनकरेक्ट है अभी। ठीक, मैं फिर रिपीट कर दूं, जब भी कंपेरेबल साइज की आप बात करें तो एल्कलीन मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल में जो सिंगल एटम जैसे OH माइनस है या फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड, इन सब जनरल जो सिंगल एटम के एनायन होंगे तो उन सब में लगभग साइज कंपेरेबल माना जाता है। लेकिन अब मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं आपको, जहां पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऑर्डर वाइज लिख भी सकते हैं, इसकी सॉल्वेबिलिटी नीचे आने पे बढ़ेगी। और एक बात आपको और याद दिला दूं कि याद रहे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम होता है बाराइटा वाटर। तो अगर आप भूल जाएं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके नाम के साथ ही वाटर जुड़ गया है, तो आप समझ सकते हो सॉल्वेबिलिटी कितने लेवल की है। तो आप ऐसा, ये मैं कॉमिक मोड में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि वाटर जुड़ जाए तो सॉल्वेबिलिटी ज्यादा हो जाए, इसका नाम है अलग। तो अब मैं जरा इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जहां आपको पता चले कि सॉल्वेशन ज्यादा डोमिनेंट क्यों हो रहा है। अब मैं इसी ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैंने सल्फेट ले लिया, ये बना लिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब जब आप बात करते हैं ना बेरिलियम+2 और सल्फेट आयन की, तो ये पॉली एनायंस है। ये कैसा हो गया? पॉली एनायंस, लार्जर साइज का है। तो ऐसे केस में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इनके बीच आयनिक बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं होता, मतलब लैटिस बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं होता। तो ऐसे केस में आपको डोमिनेंट क्या कराना होगा? सॉल्वेशन। तो यहाँ पे हर एक पे आयंस के फॉर्म में आपने इसको अलग अलग लिख दिया। और अब अगर सॉल्वेशन डोमिनेंट होगा तो नीचे आने पर सॉल्वेशन क्या होगा? सॉल्वेशन एनर्जी, ये तो कॉमन है दोनों में, सब में। अब इन सब में सॉल्वेशन सबसे ज्यादा इसका था, नीचे आने पे सॉल्वेशन डिक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्वेबिलिटी भी क्या होगी? नीचे आने पे सॉल्वेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आपको पता भी होगा, कई जगह देखा होगा आपने, बेरियम सल्फेट PPT के फॉर्म में रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। तो हालांकि ये ऑर्डर बनाना है, तो नीचे आने पे सॉल्वेबिलिटी क्या होगी? लगातार डिक्रीज करेगी।
तो फिलहाल मैंने ये केवल एक दो एग्जाम्पल दिए हैं जिसके बेसिस पर आप समझ लें, लेकिन अभी भी इसमें बहुत डाउटफुल बात क्या है कि हम ये कैसे समझ जाएंगे कि वो कंपेरेबल है। केवल एनायन के बेसिस पे नहीं समझ सकते, हो सकता है कैटायन में भी कुछ चेंजेस आ जाए। तो इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन अपने से नहीं लेंगे, बहुत प्रिसाइजली एक दो पॉइंट पे क्वेश्चन है, उसको बहुत समझते हुए करिएगा। इस पे मैं डेटा वाइज जब चीजें बताऊंगा आपको, तभी आपको कुछ करना है। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी प्योर कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एनालिसिस भी है। वैसे तो ओरिजिनली आपको लैटिस और सॉल्वेशन दोनों मिल जाए तो आप हर एक चीज को कंपेयर कर सकते हैं, बट जब तक डेटा वाइज नहीं है तो आपको कंपेयर करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और साथ साथ फैक्ट भी क्लियर होने चाहिए। बहुत सारी चीजें कि कंपेयर कब आप कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो इसको लेकर जरूर बात करने हैं। तो अभी फिलहाल मैंने एक ओवरऑल व्यू दे दिया है कि किसी आयनिक सॉलिड की जो सॉल्बिलिटी कंपैरिजन वाली बात है वो हम किन ग्राउंड पे कर सकते हैं। तो दो ग्राउंड है, एक लैटिस एनर्जी का है, दूसरा सॉल्वेशन का है। लैटिस एनर्जी का ग्राउंड कब हम यूज करते हैं ज्यादातर, और सॉल्वेशन का कब यूज करते हैं, उनमें बहुत माइन्यूट सा गैप है, तो उसको बचा के रखना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को ट्राई करना है। मैं अभी कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा कि किन किन जगह पे आप कंपेरेबल साइज माना जाता है और किस जगह नहीं होता है। तो अभी तो फिलहाल आपको समझ में आ जाता है, इस पर्टिकुलर में तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट जैसे बहुत सारे और भी केसेस हैं, जैसे बाई कार्बोनेट होंगे या कार्बोनेट आयन हो जाए या नाइट्रेट आयन हो जाए, एल्कली मेटल की जगह एल्कलीन अर्थ मेटल हो जाए, तो इन सब की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। तो पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करें। कॉन्सेप्ट से पहले आप एक्सेप्शन ना पढ़ें, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अभी फिलहाल इतनी चीज को समझें और बारीकी से इस पे एक एक पॉइंट पे नोट बनाइए कि क्या बात हमने समझी, और अपने तरीके से नोट्स को लिख लीजिए, और इसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों ने मोटे तौर पे जो सॉल्बिलिटी वाले केसेस हैं कंपैरिजन वाले, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके कुछ और डेटा वाइज इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आयनिक सॉलिड की, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। तो इस हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का रीजन मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले हमारे पास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये इस बात का है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर ये सब पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट एक बड़ा इशू है, हालांकि ये टॉपिक इसी में हम लोग समझेंगे, लास्ट में भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लोग बॉइलिंग पॉइंट समझ पाएंगे कि इनका क्यों हाई है। और ये जब मैं बात कर रहा हूँ कि हाई है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के कंपैरिजन में हाई है ना, ये नहीं सबसे हाई होगा, तो ये सब बोलना नहीं है, हमेशा कंपैरिजन पे बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में एक लिक्विड ले लिया, ठीक है ना। तो ये एक लिक्विड है और इसको मैंने कंटेनर क्लोज कर दिया है, आप क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, हीट कर दिया इसको। तो जैसे ही आप एनर्जी देंगे तो इसके कुछ पार्टिकल जो सबसे बेस पे होंगे उनको एनर्जी मिलेगी। तो पहले ऊपर आए, पहले तो इन पूरे लिक्विड में ही आपस में इधर उधर मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा, और फिर जब ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो फिर कुछ पार्टिकल इस लिक्विड की सरफेस को छोड़कर खुली हवा में सांस ले लेंगे, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो जब ऑब्वियस बात है भाई, जब एनर्जी मिलती है तो आप बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये सबके जीवन में भी होता है। जब हम नॉर्मल अपनी जिंदगी जहाँ पे जी रहे होते हैं
तो उस जिंदगी से अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको कोई ना कोई एक एनर्जी का पैकेट चाहिए होता है। जैसे ही वो चाहे एजुकेशन के थ्रू हो, कॉलेज के एडमिशन के थ्रू हो, या बहुत सारे और भी साधन है, तो जैसे ही वो एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा, आप तुरंत इस तरह से ओपन एयर में बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, हवा में। तो ऐसा ही इस पार्टिकल के, इस लिक्विड में भी भरे हुए पार्टिकल्स के साथ हुआ कि आपने जैसे ही टेम्परेचर दिया तो ये बाहर चले गए। अब चूंकि कंटेनर क्लोज है, तो जैसे ही ये एनर्जी बाहर जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, है ना, वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपर में बदलने की टेंडेंसी को वेपराइजेशन बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो तो लिक्विड में जा रहा था, तो खुली हवा में चले तो गए, बट वहां कोई परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी या तो बनाए आप, और अगर नहीं बना, किसी दूसरे के सहारे से अगर आप चले गए, तो क्या हुआ कि वो आपस में जब इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये कहेंगे, ऐसा सबके साथ नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, फिर ये आपस में जब एनर्जी खत्म हो गई दोबारा कहेंगे वहीं चलो, ज्यादा ठीक था, तो कम बैक हो जाएंगे, दोबारा से उसी लिक्विड में आ जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दो बातें हो गई, मतलब किसी लिक्विड में दो इस तरह से एरो बना, इधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है, और ये गैस बदल गया, तो लिक्विड से गैस में पहुंचने पर इस प्रोसेस को आपने नाम दिया वेपराइजेशन, और अपोजिट प्रोसेस को आपने नाम दिया कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज जरा समझिएगा, शुरुआती दौर पे जब शुरुआत होगी तो उस समय केवल वेपराइजेशन होगा, उस समय कंडेंसेशन तुरंत नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर कंडेंसेशन भी होने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी तेजी से वेपर में जा रहे थे उतनी ही तेजी से उधर से इधर भी आने लगेंगे। मेरी बात समझिएगा, जितनी तेजी से बढ़े उतनी तेजी से उधर से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को जिसमें वेपराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाता है, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आपका पूरा चैप्टर है, आगे चल के आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस टाइम पर जितना वेपर यहां पे होगा वो फिक्स हो जाएगा, और जितना लिक्विड होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। मतलब जितने लोग गए, अगर 5 लोग यहाँ से 5 पार्टिकल जा रहे हैं तो 5 उधर से आ रहे हैं, तो ओवरऑल रेट जो होगा, जो अमाउंट होगा गैस वेपर का और लिक्विड का, वो फिक्स हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि वेपर की बात अगर आप करें और लिक्विड की बात करें, वो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, जब ऐसा हो जाएगा तो उस टाइम पर जिस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, मतलब वेपर और लिक्विड फिक्स हो गए, तो ऐसे टाइम पर ये जो वेपर है, जो गैस है, इसका जो प्रेशर होगा उसका नाम होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब ऐसे ही डिफाइन मत कर दीजिएगा, वेपर का प्रेशर वेपर प्रेशर, ये सब नहीं। वेपर प्रेशर कब होगा? जब वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तभी तो आप मेजर कर पाओगे, नहीं तो फिर तो बदलता रहेगा लगातार, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर ये बदलेगा नहीं ना, वो तो फिक्स हो जाएगा। तो एट दैट टाइम जो पूरे वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक। अच्छा, अब मैं तो बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपसे बोला गया कि वो टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड का या किसी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर हो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ऐसा टेम्परेचर आपको देना है जिसपे उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, और जब ये बराबर हो जाता है उसी समय सब्सटेंस बॉयल करता है, यानी उसी को हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर दूं। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। तो क्या पूरा फिनोमेना क्या है? मैंने एक लिक्विड लिया, क्लोज कंटेनर में लिया, आपने हीट कर दिया जिससे कुछ पार्टिकल्स गैसेस फेज में पहुंचने लगे,
इस प्रोसेस को आप वेपराइजेशन बोलते हैं। बट कुछ टाइम के बाद ये जो वेपर्स में पार्टिकल हैं वो दोबारा कंबाइंड होंगे और दोबारा से लिक्विड में आ जाएंगे, और उस लिक्विड में आने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब जिस टाइम पर जितना लिक्विड यहाँ है वो फिक्स हो जाएगा और वेपर भी फिक्स हो जाएगा, और उसी स्टेट में जो इस वेपर्स का अपना प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर बोला जाएगा। ठीक है, और अब बात करेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो कुल मिला के बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे कर रहा है? वेपर प्रेशर पे। जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो अगर वेपर प्रेशर किसी का ज्यादा है तो आपको टेम्परेचर फिर देने की जरूरत नहीं है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के अपने आप बराबर हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। मतलब आप सीधा सीधा बात कर सकते हो कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। और अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, सो दैट उसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी में एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक केस है। बोला गया कि अगर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए तो जितना टेम्परेचर दिया जाएगा वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक तरीके से फिक्स हो गया। अब दोनों में एक खास बात, सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बदला जा सकता है। कैसे? एटमॉस्फेयर प्रेशर तो बदलता रहता है ना, जगह के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर बदला जा सकता है तो सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बदल सकता है। जैसे मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर को अगर आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर अलग होगा, तो 100 पे बॉयल हो गया। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि उसको और ज्यादा वेपर प्रेशर को ले जाना होगा, तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है। या ऐसी जगह पे जाएं जहां एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत कम हो तो घट भी जाएगा। तो कुल मिला के वेरी कर सकता है लेकिन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसी का वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो आपने फिक्स कर दिया ना कि 180 ही होना है। तो ये दोनों खास बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहुत अच्छा, ये जो मैंने बात बताई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका अपना रोल, जो बरसात होती है, रेनी डे है, पानी गिरने का जो पूरा ज्योग्राफिकल सिस्टम होता है वो भी इसी पे यही होता है, पूरा इसी पे बेस्ड होता है। जैसे जब धूप निकलती है तो क्या होगा, पूरे अर्थ से जितना भी वाटर होता है वो वेपराइज होता है। वेपर होने के बाद वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में कहाँ जाता है? ऊपर, क्लाउड ऊपर तक जाता जाएगा, चूंकि एयर के ऊपर जाएगा। और फिर जब जैसे ही क्लाउड में जाएगा तो वहां पे सब आपस में ड्रॉपलेट क्या होती है, एयर जो पार्टिकल्स है, एयर बहुत सारा डस्ट है, उसके बीच में जाके एयर ड्रॉपलेट वहां पर रिटेन हो जाती है। तो ये प्रोसेस लगातार क्या होता है? वेपराइजेशन का। अच्छा, आप सोचेंगे सर तुरंत नीचे आ जाए, नहीं, तो वो उनको स्पेस मिल जाता है ना क्लाउड में, क्योंकि वहां पे जाके वो आराम करने लगते हैं ड्रॉपलेट। अब क्या होता है, ये प्रोसेस लगातार वेपराइजेशन तो होता ही रहेगा। जब देखो वेपराइजेशन बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो क्या होता है कि एक टाइम पे जाके ऊपर जो स्पेस था, ड्रॉपलेट जहां पे जा रही थी वहां पे जगह भर जाएगी, क्लाउड फिल हो जाएगा। तो फिर देखो आप, वेपराइजेशन तो लगातार होगा, तो फिर ये कहाँ रहेंगे? फिर बीच में रास्ते में आ जाएंगे ड्रॉपलेट। तो आप देखते होगे ह्यूमिडिटी बहुत जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का स्पेस भर चुका है, अब आपको एयर में ही रहना पड़ेगा। तो जो ड्रॉपलेट होती है वो एयर में आ जाती है, तभी फिर बहुत अलग टाइप की गर्मी होती है, वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और देखा होगा आप लोगों ने बोलते हुए लोगों को कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो अब पानी गिरने वाला होगा, मतलब बरसात हो जाएगी। मतलब सीधा है कि अब वहां पे ऊपर अकाउंट फिल हो गया है, अब अगर कुछ भी ज्यादा होगा तो सीधे ड्रॉपलेट नीचे आ जाएंगे। तो यही तरीका है, इसी प्रोसेस के थ्रू आता है। अच्छा, वो जो क्लाउड होता है जिसमें ड्रॉपलेट भरा होता है वो आपस में मूव करना चालू करता है, तो जैसे ही मूव करता है तो वो आपस में कोलिजन करके नीचे ड्रॉपलेट सब नीचे आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आगे चल के भी आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे,
लिक्विड सोल्यूशन के अंदर। फिलहाल अभी हम लोगों को कुछ छोटी मोटी चीजें जाननी थी, इसलिए हमने उसको डिस्कस किया। अब जरा मैं एक और बात समझा दूं, बॉन्डिंग से अभी इसका कोई लेना देना आपने अभी तक रिलेट नहीं किया है, तो मैं जरा इस वेपर प्रेशर पे आता हूं। अब यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको पता हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब दरअसल जो वेपर प्रेशर है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट। ये मतलब दोनों क्या है, वेपर प्रेशर या इसी को आप मैं वेपर प्रेशर बाद में आ रहा हूं, वोलाटाइल नेचर एक बोला जाता है, वोलाटाइल नेचर। और ये वोलाटाइल नेचर इन दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा है। मैं वेपर प्रेशर को 2 मिनट बाद में भी डिस्कस करता हूं। हालांकि दोनों रिलेटेड बातें हैं, वोलाटाइल नेचर होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस के वेपर में जाने की जो टेंडेंसी है उसको आप वोलाटाइल नेचर बोलते हैं। देखा होगा बहुत जगह कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब वो उड़ता रहता है, आज इधर तो कल उधर। तो वोलाटाइल मतलब वेपराइज होना। वेपराइज मतलब सीधा साइंस पे नहीं आया जाता है, उसका लिटरल मीनिंग होता है कि उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। तो वोलाटाइल नेचर मतलब किसी लिक्विड के वेपर में जाने की जो टेंडेंसी है उसको वोलाटाइल नेचर बोलते हैं। अब वोलाटाइल नेचर किसी सब्सटेंस का जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, तुरंत वेपर में पहुंच जाएगा। तो ये दोनों चीजें रिलेट हैं, इसको आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। अब वोलाटाइल नेचर दो बातों पर डिपेंड करता है। एक, जो ये मॉलिक्यूल है इनके बीच आपस में कैसी दोस्ती है, आपस में कैसे फोर्स लग रहा है। अगर आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्गर हैं तो ऐसे केस में आप उसको ऊपर ले जाने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा बहुत चल रहा है तो फिर आपको बाहर वाले को बहुत कम एफर्ट करना होगा ऊपर ले जाने में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल जो होता है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, तो आपको वोलेटाइल नेचर क्या होगा, कम होगा। और अगर वोलेटाइल नेचर कम हुआ तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल भारी होगा तो उसका तो चलना ही मुश्किल है, वो एयर में कहां जाएगा। तो ये दूसरा ये बात तो बहुत सीधा समझ में आती है आपको। तो अगर हल्का फुल्का है तो ऐसे ही उड़ गया, लेकिन अगर वेटेड है तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा। तो ये दोनों बातें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। तो अब मैं सबको एक साथ रिलेट कर देता हूं। बोला गया वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर। ये तो सीधा सीधा रिलेट है। तो वोलेटाइल नेचर अगर रिलेट है सीधा सीधा वेपर प्रेशर से, तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। और वोलेटाइल नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पे, तो ये भी आपको पता है। अब जरा बात समझिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड में तो स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है, तो इनके बीच तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और इसमें तो पूरा बाकायदा लैटिस बना होता है, तो इसके कारण इसको वेपराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसीलिए बात एक जनरल सेंटेंस बोल दिया जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कोवेलेंट। तो ये उतने सेंटेंस को समझाने के लिए मुझे ये बातें पूरी बतानी पड़ी है। हालांकि इसकी जरूरत आपको अभी आगे चल के, एक टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बहुत बड़ा टॉपिक, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें भी ये जरूरत पड़ेगी। तो मैंने काफी कुछ इसलिए यहीं पे बता दिया है। तो आज फिलहाल आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग इतनी बात करेंगे। अब आप असाइनमेंट्स को लेकर एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे मैं, और कुछ क्वेश्चन मैं खुद डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे रोक देते हैं, और फिर अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ओके, देन बाय बाय।